हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट अरिस्टोफेन्स द्वारा लिखी गई एक फेमस कॉमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फ्रॉग्स। सबसे पहले हम द पोएट अरिस्टोफेन्स के बारे में बात करेंगे। अरिस्टोफेन्स प्राचीन ग्रीस के सबसे महान हास्य नाटककार माने जाते हैं। उन्हें कॉमेडी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से समाज, राजनीति, शिक्षा और प्रसिद्ध व्यक्तियों की तीखी आलोचना की, लेकिन इसे हास्य और व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया। अरिस्टोफेनीज का जन्म एथेंस में हुआ था। उन्होंने लगभग 40 नाटक लिखे, जिनमें से 11 नाटक आज भी सुरक्षित हैं। उनके नाटकों में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी मिलता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं द फ्रॉग्स, लाइसिस्ट्रेटा, द क्लाउड्स, द बर्ड्स और द वॉस्प्स। द फ्रॉग्स उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें देवता डायोनिसस पाताल लोक जाकर महान कवि यूरिपिडीज को वापस लाने की कोशिश करता है। इस नाटक के माध्यम से अरिस्टोफेनीज ने अच्छे साहित्य, नाटक और नेतृत्व के महत्व को दिखाया है। अब हम द फ्रॉग्स टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द फ्रॉग्स का शीर्षक द फ्रॉग्स पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन इसका गहरा प्रतीकात्मक और नाटकीय महत्व है। जब डायोनिसस पाताल लोक जाने के लिए झील पार करता है, तब झील में रहने वाले मेंढकों का समूह लगातार ब्रेकेकेकेक्स कोऑक्स कोऑक्स जैसी आवाजें निकालते हुए गीत गाता है। ये दृश्य नाटक का सबसे प्रसिद्ध और हास्यपूर्ण भाग है। मेढक केवल हास्य पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा का भी प्रतीक है। उनकी लगातार टर डायोनिसस की कठिन यात्रा में बाधा डालती है और नाटक में मनोरंजन के साथ व्यंग्य भी उत्पन्न करती है। हालांकि नाटक का मुख्य विषय महान कवियों एस्किलस और यूरिपिडीज के बीच प्रतियोगिता है, फिर भी मेंढकों का कोरस इतना यादगार और प्रभावशाली है कि पूरे नाटक का नाम द फ्रॉग्स रखा गया। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। डायोनिसस अपने दास ज़ेंथियस के साथ हरक्यूलिस के घर की ओर जा रहा है। ज़ेंथियस सामान उठाए हुए गधे पर बैठा है, जबकि डायोनिसस पैदल चल रहा है। उसने हरक्यूलिस जैसा दिखने के लिए शेर की खाल और उसका चोगा पहन रखा है, लेकिन वह इस वेशभूषा में मजाकिया और अजीब लगता है। रास्ते में डायोनिसस एथेंस के नाटकों की खराब स्थिति पर दुख व्यक्त करता है। उसे आज के नए हास्य कवि और नाटककार पसंद नहीं है। उसका मानना है कि पुराने महान दुखांत नाटककार उनसे कहीं बेहतर थे, लेकिन वे सभी अब मर चुके हैं। इसी कारण डायोनिसस हरक्यूलिस के घर जा रहा है। वह पाताल लोक जाकर महान नाटककार यूरिपिडीज को वापस जीवित लाना चाहता है, ताकि वह फिर से अच्छे नाटक लिखकर एथेंस की कला और संस्कृति को बचा सके। लेकिन पाताल लोक जाने से पहले उससे हरक्यूलिस से रास्ता पूछना है, क्योंकि हरक्यूलिस पहले भी अपने साहसिक कार्य के दौरान 3 सिर वाले कुत्ते सर्बेरस को लाने के लिए हेडिस जा चुका है। डायोनिसस और उसका दास ज़ेंथियस हेरक्लीज के घर पहुंचते हैं। जब हरक्यूलिस डायोनिसस को अपने जैसे कपड़ों और शेर की खाल में देखता है, तो उसे ये दृश्य बहुत मजेदार लगता है। वह इतना हंसता है कि हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब वह शांत होता है, तो डायोनिसस को पाताल लोक जाने का रास्ता बता देता है। इसके बाद डायोनिसस और ज़ेंथियस हेडिस की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। डायोनिसस और उसका दास ज़ेंथियस उस बड़ी झील के पास पहुंचते हैं, जिसके बारे में हरक्यूलिस ने बताया था। वहां उन्हें नाव चलाने वाला चारोन मिलता है। चारोन डायोनिसस को अपनी नाव में बैठने देता है, लेकिन ज़ेंथियस को मना कर देता है। वह कहता है कि वह गुलामों को नाव में नहीं बैठाता। वह ज़ेंथियस से कहता है कि वह विदरिंग स्टोन नाम की जगह पर जाकर उनका इंतजार करे। मजबूरी में ज़ेंथियस अंधेरे रास्ते से चला जाता है। नाव में चारोन डायोनिसस से ही नाव चलवाता है। डायोनिसस को नाव चलानी नहीं आती, इसलिए उसे बहुत कठिनाई होती है। तभी झील में रहने वाले मेंढकों का समूह गाना और टर करना शुरू कर देता है। उनकी आवाज से डायोनिसस परेशान हो जाता है।
वह उनसे बहस करता है और उनकी तरह गाने और टर्राने की कोशिश भी करता है। इसी बीच नाव किनारे पहुंच जाती है, इसलिए ये तय नहीं हो पाता कि कौन बेहतर गा रहा था। इसके बाद डायोनिसस चारोन को किराया देता है, नाव से उतरता है और फिर ज़ेंथियस से मिल जाता है। डायोनिसस और उसका दास ज़ेंथियस अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अब रास्ता बहुत अंधेरा और डरावना हो जाता है। डरपोक डायोनिसस इतना डर जाता है कि घबराहट में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अचानक उन्हें दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वे लोगों का एक समूह आते हुए देखते हैं। ये दीक्षित लोगों का समूह होता है। ज़ेंथियस पहचान लेता है कि यही वे लोग हैं जिनके बारे में हरक्यूलिस ने बताया था। उसने कहा था कि यही लोग उन्हें प्लूटो के महल का रास्ता बताएंगे। डायोनिसस और ज़ेंथियस पहले डर के कारण छिप जाते हैं। उधर दीक्षित लोगों का समूह गाना गाता है, नाचता है और अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए भोजन तैयार करता है। ये समूह दर्शकों से कहता है कि जो लोग धार्मिक शिक्षा और अच्छे आचरण को नहीं मानते, भ्रष्ट हैं और नाटक की परंपराओं को नहीं समझते, वे गलत रास्ते पर हैं। इसके बाद डायोनिसस और ज़ेंथियस अपने छिपने की जगह से बाहर आते हैं और उनसे प्लूटो के महल का रास्ता पूछते हैं। सौभाग्य से प्लूटो का महल वहीं पास में होता है, इसलिए उन्हें आसानी से रास्ता मिल जाता है। डायोनिसस और उसका दास ज़ेंथियस प्लूटो के महल पहुंचते हैं। वहां पाताल लोक के दरवाजे का डरावना पहरेदार एयाकस उनका स्वागत करता है। डायोनिसस ने हरक्यूलिस का वेश पहन रखा होता है, इसलिए एयाकस उसे सचमुच हरक्यूलिस समझ लेता है। वह गुस्से में कहता है कि हरक्यूलिस ने पहले पाताल लोक से सर्बेरिस को चुरा लिया था, इसलिए अब वह उसे सजा देगा। एयाकस राक्षसों और यातना देने के सामान को लाने अंदर चला जाता है। डरपोक डायोनिसस घबरा जाता है और ज़ेंथियस से अपने कपड़े बदलने की विनती करता है। बहादुर ज़ेंथियस मान जाता है और दोनों कपड़े बदल लेते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन इस बार एयाकस नहीं, बल्कि परसेफोनी की दासी बाहर आती है। वह ज़ेंथियस को हरक्यूलिस समझकर बड़े सम्मान से स्वागत करती है और बताती है कि परसेफोनी ने उसके सम्मान में शानदार भोज तैयार किया है। ये सुनकर डायोनिसस को लालच आ जाता है और वह फिर से ज़ेंथियस से कपड़े बदलने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों फिर कपड़े बदलते हैं, दो मकान मालकिनें वहां आती हैं। वे डायोनिसस, जो अब हरक्यूलिस के वेश में है, को डांटती हैं और हरक्यूलिस की पुरानी शरारतों और नुकसान की शिकायत करती हैं। डर के मारे डायोनिसस एक बार फिर ज़ेंथियस से कपड़े बदल लेता है। उसी समय एयाकस वापस आ जाता है और हरक्यूलिस समझकर ज़ेंथियस को पकड़कर सजा देने लगता है। ज़ेंथियस चालाकी से कहता है कि पहले उसके गुलाम डायोनिसस को सजा दी जाए। घबराकर डायोनिसस सच बता देता है कि वह हरक्यूलिस नहीं, बल्कि देवता डायोनिसस है। लेकिन एयाकस को विश्वास नहीं होता। वह दोनों को कोड़े मारने का फैसला करता है। उसका मानना है कि अगर कोई सचमुच देवता होगा, तो उसे दर्द नहीं होगा। दोनों को कोड़े मारने के बाद भी एयाकस यह नहीं समझ पाता कि असली देवता कौन है। इसलिए वह दोनों को अपने मालिकों के पास ले जाता है, ताकि वे पहचान सके कि डायोनिसस वास्तव में देवता है। अब प्लूटो ये साबित कर चुका है कि डायोनिसस सचमुच एक देवता है। इस बीच ज़ेंथियस और प्लूटो का एक दास अपने अपने काम कर रहे हैं। दोनों अपने मालिकों की बुराइयां करने और उनके बारे में गपशप करने में मजा लेते हैं। अचानक ज़ेंथियस को तेज बहस और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। प्लूटो का दास बताता है कि दो महान नाटककार एस्किलस और यूरिपिडीज आपस में झगड़ रहे हैं। झगड़ा इस बात पर है कि प्लूटो के महान सभा भवन में रखा गया सम्मान का विशेष आसन कुर्सी किसे मिलना चाहिए। ये कुर्सी हमेशा सबसे श्रेष्ठ कवि या कलाकार को दी जाती है। अब तक ये सम्मान एस्किलस के पास था, लेकिन जब यूरिपिडीज की मृत्यु हुई और वह पाताल लोक पहुंचा, तो उसने दावा किया कि वही सबसे महान कवि है और यह कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए।
इस विवाद को सुलझाने के लिए प्लूटो ने दोनों कवियों के बीच एक प्रतियोगिता कराने का फैसला किया। इस प्रतियोगिता में उनकी कविता और नाटक की गुणवत्ता की परीक्षा होगी। इस प्रतियोगिता के निर्णायक डायोनिसस होंगे। प्लूटो ने उनकी कविताओं को मजाकिया ढंग से तौलने के लिए तराजू और अन्य मापने के उपकरण भी तैयार कर रखे हैं। इसके बाद ज़ेंथियस और प्लूटो का दास वहां से चले जाते हैं, ताकि प्रतियोगिता शुरू हो सके। डायोनिसस और प्लूटो आकर अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। इसके बाद दो महान नाटककार यूरिपिडीज और एस्किलस मंच पर आते हैं। फिर कुछ दास तराजू और अन्य मापने के उपकरण लेकर आते हैं, जिनसे मजाकिया ढंग से दोनों कवियों की कविताओं को तौला जाएगा। कोरस दोनों कवियों का परिचय देता है। वह यूरिपिडीज की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करता है, जबकि एस्किलस के शब्दों को शक्तिशाली हथियारों जैसा बताता है। अब दोनों कवि बारी बारी से अपनी कविताएं सुनाते हैं, अपनी अपनी तारीफ करते हैं और एक दूसरे की आलोचना करते हैं। यूरिपिडीज कहता है कि उसकी कविताएं सबसे अच्छी हैं क्योंकि वे तर्कपूर्ण और समझने में आसान हैं। उनमें रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग किया गया है। उनके पात्र सामान्य लोग हैं, इसलिए आम जनता उन्हें आसानी से समझ सकती है। एस्किलस कहता है कि उसकी कविताएं बेहतर हैं क्योंकि वे ऊंची और प्रभावशाली भाषा में लिखी गई हैं। उनमें महान और वीर पात्र होते हैं। उनके नाटक लोगों को अच्छे गुण, आदर्श जीवन और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। इसके बाद एस्किलस यूरिपिडीज के नाटकों की आलोचना करता है और कहता है कि उनके शुरुआती भाग प्रोलॉग हमेशा एक जैसे और आसानी से अनुमान लगाए जा सकते हैं। जवाब में यूरिपिडीज एस्किलस के गीतों को उबाऊ और लंबा बताकर उनकी आलोचना करता है। पूरी प्रतियोगिता के दौरान डायोनिसस न्यायाधीश और संचालक की भूमिका निभाता है। वो दोनों की बातें ध्यान से सुनता है, अपनी राय देता है और जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बीच में आकर उसे शांत कराता है। आखिर में प्लूटो दोनों कवियों से कहता है कि वे अपनी अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाएं और फिर उन्हें तराजू पर तौला जाए। दोनों कवि ऐसा 2 बार करते हैं। हर बार तराजू एस्किलस की ओर झुक जाता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि उसकी कविता अधिक प्रभावशाली और वजनदार है। फिर भी डायोनिसस ये तय नहीं कर पाता कि सबसे महान कवि कौन है। आखिर में डायोनिसस एक आखिरी प्रश्न पूछता है। वह कहता है कि जो कवि एथेंस को बचाने का सबसे अच्छा उपाय बताएगा, वही विजेता होगा। यूरिपिडीज कहता है कि लोगों को हर बात पर सवाल करना चाहिए और किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात अच्छी है, लेकिन बहुत सामान्य और अस्पष्ट है। एस्किलस अधिक स्पष्ट सलाह देता है। वह कहता है कि एथेंस को अच्छे और योग्य नेताओं का चुनाव करना चाहिए। अपनी नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। इन बातों के बाद भी डायोनिसस कुछ समय तक उलझन में रहता है। अंत में वह कहता है कि वह उसी कवि को चुनेगा जिसे उसका मन सबसे अधिक पसंद करता है। आखिरकार वह एस्किलस को विजेता घोषित करता है। ये सुनकर यूरिपिडीज बहुत निराश और दुखी हो जाता है। इसके बाद यूरिपिडीज को वहां से हटा दिया जाता है। प्लूटो डायोनिसस और एस्किलस को अपनी जीत का उत्सव मनाने के लिए अंदर बुलाता है। अंत में प्लूटो दोनों को शुभकामनाएं देता है और सुरक्षित रूप से एथेंस लौटकर शहर को बचाने की कामना करता है। अब हम इस ट्रेजेडी की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द फ्रॉग्स केवल एक हास्य नाटक नहीं है, बल्कि यह साहित्य, राजनीति और समाज पर गहरा व्यंग्य भी है। इस नाटक में अरिस्टोफेनीज ने दिखाया है कि एक अच्छे कवि और बुद्धिमान नेता का समाज के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। नाटक के अंत में डायोनिसस यूरिपिडीज के स्थान पर एस्किलस को एथेंस वापस ले जाने का निर्णय करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एस्किलस की बुद्धिमत्ता, उच्च आदर्श और व्यवहारिक सलाह एथेंस को संकट से बाहर निकाल सकती है। इस प्रकार द फ्रॉग्स ये संदेश देता है कि महान साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है,
बल्कि वह समाज को सही दिशा दिखाने, नैतिक मूल्यों को मजबूत करने और राष्ट्र के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हास्य, व्यंग्य और गंभीर विचारों के सुंदर मेल के कारण ये नाटक विश्व साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। ये था द फ्रॉग्स ट्रेजेडी की एक्सप्लेनेशन।